कैसे हो बच्चों? वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर कवर कर चुके थे, जिसमें हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा कि भाई दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होता है वोलेटिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। उनके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा। फिर हमने गैल्वेनिक सेल या वोलेटिक सेल पढ़ना शुरू किया और उसको हम पढ़ते पढ़ते सबसे पहले हमने डेनियल सेल पढ़ा। डेनियल सेल जिंक कॉपर वाला, जिसमें दो कंटेनर होते हैं, दो या कंपार्टमेंट होते हैं, एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट। लेफ्ट में एनोड होगा, राइट में कैथोड होगा। लेफ्ट में होगा एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, उस पर चार्ज नेगेटिव होगा इलेक्ट्रोड पर। राइट में रिडक्शन होगा, चार्ज पॉजिटिव होगा, है ना, और उसको हम कैथोड बोलेंगे। इसके बाद हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में देखा कि भाई सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है, जिसके अंदर अगर अगर होता है, जो जेली जैसा टेक्सचर जिसका होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, जैसे KCl, KNO3, NH4NO3 वगैरह वगैरह। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि वो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हैं उसकी आयोनिक मोबिलिटी लगभग बराबर होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिक और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इसके बाद फिर हमने पोटेंशियल के बारे में बात की। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सिंबल चेंज कर दो एक दूसरे में, दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमने किसी भी सेल के लिए या किसी भी रिएक्शन के लिए कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, कब रिडक्शन होगा, कब ऑक्सीडेशन होगा, कैसे पहचानना है, वो उन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी। ठीक है। तो अभी आज हम नेक्स्ट क्लास में अपन लगभग E0 सेल, हम किसी भी सेल का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अभी अपने को एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैल्वेनिक सेल। तो डेल्टा जी का एक फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा -NFE0। ठीक है। E0 सेल क्या है? स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए, ठीक है, और स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए सेल। और N किसको रिप्रेजेंट करेगा? और यहाँ पे F जो है बच्चों, F है फेराडेज कांस्टेंट। फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500। ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, इसको अपन और भी ये कह सकते हैं, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपको E के बारे में बता देते हैं। E0 सेल आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। तो N पता चल गया आपको। N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप समझ सकते हो। इसको जब तक अपन एक क्वेश्चन की हेल्प से नहीं समझेंगे तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। बस इसका एक फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NFE0 सेल। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NFE0 सेल, NFE0 सेल। ठीक है, -NFE0 सेल। इसको अपन फॉर्मूले को अगर अपने को याद है तो अपन इस पे आगे बढ़ सकते हैं। एक बढ़िया सा सवाल आपको दिया हुआ है कि आपको ऐसे बोला है कि F2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन खाते हैं और 2F- में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और इसका जो E0 आपको दिया हुआ है, वो E0 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों? 2.8 वोल्ट। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि E0 जो है वो आपको F2 से F- का E0 दिया हुआ है। दूसरी रिएक्शन आपके पास है 1/2 F2, है ना। 1/2 F2 प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है F- में, और इसका E0 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। चलो भाई यहाँ देखना, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 1/2 F2 और यहाँ पे है F-।
क्या इन दोनों रिएक्शन में कोई फर्क है क्या इन दोनों रिएक्शन में कोई फर्क है? क्या फर्क है? पहली वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2। दूसरी वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं? 1। तो एक दो बातें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, उस वो बता देता हूं। ई नॉट, एक मिनट, अरे ई नॉट सेल जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब कि ये अमाउंट वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो, अल्टीमेटली बात इतनी सी ही है कि जो फ्लोरीन का एटम है वो F माइनस में चेंज हो रहा है। तो दोनों केस में E नॉट की वैल्यू सेम आएगी। क्या आएगी? सेम। इसका मतलब E नॉट हाफ F2 से F माइनस भी कितना आएगा? 2.8 वोल्ट ही आएगा, है ना। ऐसा नहीं है, अगर हमसे उल्टा पूछते तो हम सिंबल चेंज करते। ठीक है, जब कभी भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि भाई आपको ऐसे बोल दे कि बताओ अगर मैंने आपको ये बोला कि E नॉट Cu2 प्लस से Cu है 0.34 वोल्ट, तो मुझे बताओ E नॉट 2Cu2 प्लस से 2Cu कितना होगा? ये भी 0.34 वोल्ट ही होगा। अल्टीमेटली Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? फ्लोरीन का एटम F माइनस में चेंज हो रहा है, फ्लोरीन का एटम F माइनस में चेंज हो रहा है। कितने एटम चेंज हो रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि अल्टीमेटली बात क्या हो रही है। फ्लोरीन F माइनस में चेंज हो रहा है, फ्लोरीन F माइनस में चेंज हो रहा है, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा किसी भी चीज़ से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ए लेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। आपको कुछ वैल्यू दी हुई है। E नॉट Pb2 प्लस से Pb आपको दिया हुआ है m वोल्ट। ठीक है, और आपको एक और बात दी हुई है कि E नॉट Pb2 प्लस से Pb। ठीक है, Pb2 प्लस से Pb आपको दिया हुआ है, Pb2 प्लस से Pb4 प्लस इक्वल टू आपको बोला है कि, अच्छा ओके सॉरी, मेरी एक बात का ध्यान रखना, सॉरी मैंने एक चीज़ आपकी गलत लिख दी। Pb4 प्लस से Pb की वैल्यू आपको दी हुई है n वोल्ट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये बताओ कि Pb2 प्लस से Pb4 प्लस कितना होगा? Pb2 प्लस से Pb4 प्लस कितना होगा? ये इसकी वैल्यू x वोल्ट आ जाएगी। और आपको लास्ट में ये बताना है कि m माइनस एक्स एन इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो पहले इस सवाल को बहुत सही तरीके से समझना बिल्कुल ज़रूरी है। अरे यार, यहाँ देखना बच्चों, पहले तो इनकी रिएक्शंस लिखो। इसके लिए रिएक्शन होगी Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और Pb सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन में क्या है? Pb4 प्लस है, वो 4 इलेक्ट्रॉन खाएगा और Pb सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी रिएक्शन में क्या है? Pb2 प्लस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन Pb4 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। ये 3 आपको रिएक्शंस मैंने इन 3 गिवन वैल्यूज के हिसाब से लिख ली। आई थिंक आपको इन रिएक्शंस में कोई भी डाउट कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब मुझे
ई नॉट आपको मैंने जैसा बोला, ई नॉट है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, चेंज से कोई खास लेना देना नहीं है। तो इसका क्या मतलब है इस पूरी बात का कि भाई यहाँ पे आप जब भी ई नॉट निकालना चाहोगे तो वो अलग तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो, अब मैं इनके ई नॉट आपस में ऐड नहीं कर सकता, पर अगर मैं ये वाली रिएक्शन बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या इन दोनों रिएक्शन में कुछ चेंज कर सकता हूँ? क्या करना पड़ेगा? मुझे Pb2+ लेफ्ट में चाहिए, तो इसका मतलब मुझे फर्स्ट रिएक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। Pb4+ मुझे राइट में चाहिए, सेकेंड वाली को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाली रिएक्शन को मैं एज इट इज़ अगर लिखता हूँ, सेकेंड वाली रिएक्शन को मैं अगर रिवर्स करता हूँ, सेकेंड वाली रिएक्शन को क्या करते हैं, सेकेंड वाली रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट सुनना बच्चों। इस सेकेंड वाली रिएक्शन को रिवर्स अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलेगा Pb सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू Pb4+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अब मेरे हो गई दूसरी रिएक्शन। ओके, अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ, 1 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? लेफ्ट में मिलेगा Pb2+ और प्लस में देखो क्या होगा, प्लस में ये 2 इलेक्ट्रॉन आए, प्लस में Pb क्या आया? सॉलिड आया। लेफ्ट में 1 2, देखो बच्चों मैंने 1 2 और 3 तीनों चीज़ें लिख दी, और शायद साथ में राइट में क्या आया? Pb सॉलिड प्लस Pb4+ और साथ में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अगर देखो बच्चों Pb सॉलिड यहाँ पे भी है, Pb सॉलिड यहाँ पे भी, कट कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ है, यहाँ है 4 वहाँ है, तो आप क्या करो, उधर के 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उधर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। ठीक है, अब ये वाली जो रिएक्शन है ये आप अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर इस रिएक्शन के लिए अगर ये n दिया हुआ है तो इसका मतलब मैंने रिएक्शन जैसे ही रिवर्स की, जैसे ही मैंने रिएक्शन रिवर्स की, अब देखो फर्स्ट रिएक्शन के लिए ई नॉट कितना है? Pb2+ से Pb कितना है? m वोल्ट है। सेकेंड रिएक्शन के लिए, सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए ई नॉट कितना है? सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए हो जाएगा ई नॉट, मुझे चाहिए Pb से Pb4+, ये कितना आ जाएगा? ये आपके आ जाएगा -n वोल्ट आ जाएगा। क्या आ गया? अब देखो अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ रहा हूं तो मैं इनके ई नॉट आपस में नहीं जोड़ सकता, पर मैं इनके डेल्टा जी जोड़ सकता हूँ। अगर मैं इसके लिए डेल्टा जी निकालता हूँ तो वो आ जाएगा -n। अब देखो n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इनके फर्स्ट और सेकंड के लिए ई नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ बच्चों ध्यान से देखना, ये अब पार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा अपन जगह स्पेस यूटिलाइज अच्छे से करते हैं। अब देखो भाई, अब यहाँ देखना, फर्स्ट के लिए ई नॉट आपको मैंने दे दिया Pb2+ से Pb = m वोल्ट। ठीक है, जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। अब इसके लिए मैं डेल्टा जी अगर निकालता हूँ तो वो आ जाएगा -nf ई नॉट। ठीक है, तो डेल्टा जी कितना आ जाएगा? ये 1 के लिए लिख रहे हैं, तो माइनस इलेक्ट्रॉन है 2 × 96500, या आप -2f लिख दो भले ही, है ना, और ई नॉट कितना है? m वोल्ट है, m लिख दो। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई
तो डेल्टा G1 कितना आ गया -2FM। और अगर मैं सेकंड वाले के लिए निकालता हूँ, सेकंड वाले के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो सेकंड वाली रिएक्शन तो अब मेरी ये है। अब इसके लिए देखो ई नॉट कितना होगा, तो ई नॉट मैंने रिएक्शन को जैसे ही रिवर्स किया था तो मेरा ये आ गया PB से PB4 प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी -N वोल्ट। कितनी आ जाएगी -N वोल्ट। अब मैं इसको अगर इसके लिए डेल्टा G निकालता हूँ तो वह आपके आ जाएगा -NF ई नॉट। तो डेल्टा G2 इक्वल टू हो जाएगा -N की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है, F की जगह F और इलेक्ट्रॉन की जगह आ जाएगा N। तो ये आपके आ जाएगा +4FN। अब आपके पास देखो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के आप ई नॉट ऐड नहीं कर सकते थे, बट आप डेल्टा G नॉट ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको मैं अगर 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं अगर 3 बोल रहा हूँ, इसको मैं अगर 2 बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। इन दोनों देखो बच्चों, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड करता हूं तो मुझे थर्ड मिलती है, मैंने यही आपको प्रूव करके बताया। पर इन दोनों के क्या मैं ई नॉट ऐड करूंगा तो थर्ड का ई नॉट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पर अगर मैं दोनों के डेल्टा G नॉट को ऐड करूंगा तो थर्ड का G नॉट मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा G इज ए एक्स, एक मिनट, एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर आप रिएक्शन ऐड करोगे तो उनके डेल्टा G ऐड होंगे, रिएक्शन ऐड करोगे तो ई नॉट कभी भी ऐड नहीं होगा। अब देखो, अब आप वैल्यूज रखो, डेल्टा G3 क्या आ जाएगा, डेल्टा G3 की जगह वैल्यू रखेंगे। अब देखो थर्ड रिएक्शन, देखो भाई थर्ड रिएक्शन जो है ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन का चेंज कितने का है, थर्ड रिएक्शन मेरी ये रही। इस रिएक्शन में देखो भाई इलेक्ट्रॉन का चेंज कितने का है, 2 का है। तो मैंने यहाँ पे लिखा -NF ई नॉट। इनकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, डेल्टा G1 आ जाएगा -2FM प्लस 4FN। अब देखो, अब मैं अगर इस सवाल को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या F तीनों तरफ है तो F कट जाएगा क्या? हाँ कट जाएगा। -2E नॉट इक्वल टू आ जाएगा -2M प्लस 4N, -2M प्लस 4N। ई नॉट बराबर कितना हो जाएगा? ई नॉट बराबर, अच्छा ई नॉट की जगह हम x वैल्यू रख सकते हैं ना, ई नॉट की जगह आप x वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो -2x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, या फिर आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, आपको निकालना था m-xn। m-xn कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर आपके आ जाएगा, इसको आप अगर 2 को उधर भेजते हो -2 को, तो 2m प्लस, एक काम करते हैं 2 से उधर इसको भी उधर ही ले चलते हैं। तो x बराबर आपके निकल जाएगा प्लस का 2m माइनस का प्लस का m माइनस का 2n, ठीक है, ये x आ गया। अब अगर मैं इसको ही सॉल्व करता हूँ तो ये आप ई नॉट का ये रिलेशन आप बता सकते हो, x इक्वल टू m माइनस 2n आ जाएगा। तो यहाँ पे n के आगे क्या नंबर है ये आपको पता करना है, m के आगे, अच्छा अपन इसको y मान लेते हैं, इसका जो x नहीं मानते इसको y मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि x उन्होंने खुद यूज़ किया है, ठीक है, तो अपन इसको y मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दो जगह इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू m माइनस 2n आ जाएगा। और इस वैल्यू को, ये वैल्यू जो है n, ये जो 2 वैल्यू है ये उन्होंने बोला था कि x है, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, 2 हमारा आंसर है, ठीक है। देखो बच्चों लास्ट स्टेप दोबारा समझा देता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना। मैंने ऐड किया है, मैंने इसका ई नॉट y माना है,
मैंने इसका ई नॉट क्या माना है, y माना है, तो y बराबर क्या आ जाएगा m-2n। ये अगर आप y नहीं भी मानते हो, ई नॉट को ई नॉट भी रखते हो तब भी सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको इनके बीच में रिलेशन चाहिए, 2 से मैंने -2 से दोनों को डिवाइड किया, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 1 हो गया, 4 कट गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे देखो 2 आपके सामने लिखा हुआ है, ये माइनस का सिंबल उन्होंने ऑलरेडी लगाया हुआ था, अगर नहीं लगाया हुआ होता तो हम लगा देते, तो हम लगाते तो फिर आंसर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, बढ़िया सवाल था, थोड़ा टाइम लगा पर सवाल हमने कर लिया। एक सवाल और देखो, ई नॉट Fe2 प्लस से Fe आपको दिया हुआ है 0 नेगेटिव है। एक काम करते हैं, लेफ्ट से ही शुरू करते हैं ताकि हमारा बोर्ड पूरा अच्छे से यूज हो जाए। Fe2 प्लस से Fe है, वो दिया हुआ -0.44 वोल्ट, और आपको दिया हुआ ई नॉट Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, ये आपको दिया हुआ है 0.77 वोल्ट। आपको निकालना है ई नॉट Fe3 प्लस से Fe। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस रिएक्शन को किस तरफ भेजूं कि मेरा काम हो जाए। भाई देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूं तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल कन्वर्ट इनटू Fe। ये एक्वस है और ये सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो है Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ जाएगा Fe2 प्लस, ठीक है। तो दो बातें आपने लिख ली, रिएक्शन तीसरी अपन लिख लेते हैं। तीसरी रिएक्शन क्या है, Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Fe। अगर मैं इसकी रिएक्शन को 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि 1 + 2 = 3 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो इलेक्ट्रॉन 1 और 2 मिलके कितने हो गए 3, Fe2 प्लस इधर है, Fe2 प्लस इधर है, कट जाएगा, राइट में सिर्फ बचेगा Fe जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए डेल्टा G लिखते हैं। डेल्टा G1 = आएगा माइनस, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, F की जगह F आएगा। ई नॉट इसका कितना है, ई नॉट आपको दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -0.44, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन के लिए डेल्टा G2 = आएगा माइनस, इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है 1 है, ठीक है, F की जगह F और इलेक्ट्रॉन चेंज, और ये वोल्टेज कितनी है 0.77 वोल्ट। और डेल्टा G3 = आ जाएगा माइनस, यहाँ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है 3F, और यहाँ पे ई नॉट लिख देते हैं, और ई नॉट यहाँ किसका होगा Fe3 प्लस से Fe, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक रिलेशन लिखते हैं कि, अगर मैं एक रिलेशन लिखता हूँ डेल्टा G3 = डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं -NF ई नॉट Fe3 प्लस से Fe = क्या हो जाएगा -2F, और माइनस का 0.44 प्लस, ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप क्या आएगा -F × 0.77 F आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ थोड़ा आगे, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 0.88 F माइनस 0.77 F। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपके बचेगा 0.11 F बचेगा, और ये हो जाएगा, इधर मैं अगर n के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -3 ऑलरेडी रख चुका हूँ,
ठीक है, तो ये आपके आ जाएगा -3, तो आपके आ गया माइनस, तो आप ऐसे लिख सकते हो -3 FE0 प्लस से FE। आप एक काम करो, F से F उड़ा दो, ठीक है, E0 आपके कितना आ जाएगा, E0 FE3 प्लस से FE आ जाएगा 0.11 डिवाइडेड बाय -3, तो -0.03 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और राउंड ऑफ करने के बाद थोड़ा हो सकता है चेंज हो जाए, तो ये दोनों आंसर ठीक है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दी। डेल्टा जी अपन डायरेक्टली यूज करें ना करें, इनडायरेक्टली अपने को बार बार यूज करना पड़ेगा, इसलिए अपने को इस तरह के क्वेश्चन कंफर्टेबली करने हैं, करने आने चाहिए, ठीक है भाई। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर फ्यू हाफ सेल इज मेंशन्ड, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल गिव मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, देखो भाई, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFE0 सेल। तो इसमें देखो F तो है कांस्टेंट, F तो क्या है कांस्टेंट। आपको बस क्या करना है, जिसका N और E0 की का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होगा उसका डेल्टा जी अपने आप मिनिमम आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि N इंटू E0 सेल अगर मैक्सिमम होगा तो डेल्टा जी नॉट अपने आप क्या आएगा, मिनिमम या फिर नेगेटिव आएगा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव आएगा, ठीक है भाई। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं, सेल बनाते हैं। इनमें सेल कुछ आपके सामने बने हुए हैं, ठीक है। इन सब के लिए इलेक्ट्रॉन का चेंज भी अपन निकाल लेते हैं, ठीक है, और E0 भी निकालते हैं। फटाफट E0 निकालेंगे। देखो बच्चों, E0 निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इधर इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट के लिए E0 आएगा, E0 सेल E0 सेल कैसे आएगा, देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट में देखो, आपको एनोड पे दिया हुआ है जिंक, कैथोड पे दिया हुआ है सिल्वर। तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि E0 Ag प्लस से Ag माइनस E0 Zn2 प्लस से Zn, ठीक है। यहाँ से आप E0 सेल निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू Ag प्लस से Ag की वैल्यू कितनी है, आपको दी हुई है 0.8, आपने लिख दिया 0.8 माइनस, अब आपको Zn2 प्लस से Zn कितना दिया हुआ है, तो Zn2 प्लस से Zn दिया माइनस, तो माइनस का 0.76 वोल्ट। अब आप इसको ऐड कर दो आपस में, तो आपके हो जाएगा 6 और 8 और 7 हो गए 15, तो आपके 1.56 वोल्ट हो जाएगा आंसर, है ना। तो E0 सेल आ गया 1.56 वोल्ट फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए आप अगर E0 सेल निकालते हो तो आपको क्या करना है, जिंक भी उस पे है, ऑक्सीडेशन पे है, एनोड पे है, और मैग्नीशियम कैथोड पे है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो Mg2 प्लस कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल माइनस Zn2 प्लस से Zn, ठीक है। अभी भी वही कैलकुलेशन होगी। आपके मैग्नीशियम का आपको दे रखा है माइनस का 2.37 माइनस 0.76, आप माइनस 2.37 प्लस 0.76 करोगे तो आप 1 बचेगा, और 23 में से 7 चले जाएंगे तो 16 बचेगा, 1.61। पर ये आंसर किस में होगा, इसमें होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब थर्ड वाले के लिए कैलकुलेट करते हैं। थर्ड वाले के लिए E0 सेल क्या हो जाएगा, तो आपको सिल्वर इस पे है और ये यहाँ पे है, तो आप कैथोड माइनस एनोड करोगे तो Mg2 प्लस से Mg माइनस
ई नॉट ए जी प्लस से ए जी लिखोगे, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है -2.37 माइनस फिर ए जी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, प्लस में दी हुई है 0.80 वोल्ट। ये देखो ये तो ऐड ही होने हैं, -3.17 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर आपके नेगेटिव में आया। एक बात आपको पता है कि अगर ई नॉट अगर नेगेटिव आता है तो ये नेगेटिव अगर है तो ये तो एक नेगेटिव ऑलरेडी आगे है, तो दोनों दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आएंगे, तो ये ऑप्शन सीधे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि इनके ई नॉट क्या है, नेगेटिव है। अगर ई नॉट नेगेटिव है तो ऐसे में डेल्टा जी होगा पॉजिटिव, ठीक है। सेम यहाँ पे भी। अब देखो इसके बाद फोर्थ वाले का यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ई नॉट सेल क्या आएगा, आपने लिखा ए जी प्लस से ए जी माइनस ई नॉट सी यू से सी यू टू प्लस से सी यू। ए जी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.80 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट, और ये आपके आंसर आ जाएगा 0.46 वोल्ट ई नॉट। अब देखो, अब आप सीधा देख सकते हो कि इसका ई नॉट क्या आया, मैक्सिमम आया। तो ई नॉट अगर मैक्सिमम है तो फर्स्ट के लिए डेल्टा जी की वैल्यू आएगी -2f इंटू 1.56, और फोर्थ के लिए वैल्यू आएगी डेल्टा जी की माइनस कहाँ गए हम, तो ये आपके ऐसे लिख सकते हो आप। एक मिनट है, इसको थोड़ा और स्पेस को थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए डेल्टा जी आ जाएगा -2 इंटू एफ इंटू -1.56 प्लस का, तो ये आपके आ जाएगा 3.52 एफ। ऐसे अगर आप सेकंड के लिए निकालते हो तो डेल्टा जी आपके आएगा माइनस, और माइनस आपके इलेक्ट्रॉन का चेंज वहाँ पे भी कितना है 2 है, और 2f, और यहाँ पे ई नॉट क्या है माइनस का 1.61 है, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 3.62 वोल्ट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट ऊपर वाला 12 आएगा ना, सॉरी माय बैड, 3.12 एफ। और इसके बाद अगर थर्ड के लिए निकालते हैं तो डेल्टा जी आ जाएगा -2f, और ई नॉट कितना आया था माइनस का 3.17, तो ये आपके ऐड होने के बाद हो जाएगा प्लस का 6.34 वोल्ट, और यहाँ आ जाएगा -2f, और इसका ई नॉट लास्ट वाले का है 0.46, तो 0.46 ये आपके आ जाएगा प्लस का 0.92 एफ। मैंने लास्ट में इनमें एफ लिखना था, ठीक है बच्चों। अगर आप इन सबको कंपेयर करते हो, ये मैंने बहुत डिटेल में करवा दिया है, अगर आप इन सबको कंपेयर करते हो तो ये दोनों पॉजिटिव है तो कैंसिल हो गए, दो नेगेटिव है, इनमें से सबसे ज़्यादा नेगेटिव, अच्छा आपको क्या पूछा था, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है ना, तो ये आपके ये दोनों नेगेटिव आएंगे, एक मिनट, हाँ -0.92, ये -3.12, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। अब ये इतना लॉन्ग मेथड अपन हर बार करेंगे क्या, हर बार इतना लॉन्ग मेथड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो कि ई नॉट अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी नॉट, और अगर ई नॉट पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा। तो पहले तो आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करो जिनमें ई नॉट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। दूसरे फिर आप उसके बाद उनको n के साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्योंकि अभी अपन ने क्वेश्चंस शुरू ही किए हैं करने, इसलिए मैं आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड डिटेल में बता रहा हूँ। जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे प्रॉपरली तब मैं आपको
थोड़े स्पीड के साथ या थोड़े फटाफट करवा दूंगा, ठीक है। और एक सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फाइंड ई नॉट एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ई नॉट निकालो भाई। तो आपको रिएक्शन दी हुई है Cu2 प्लस एक्वस प्लस In2 प्लस ये भी क्या है एक्वस, और कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu प्लस एक्वस में और साथ में In3 प्लस एक्वस, ठीक है। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इंडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ई नॉट किसकी ज़रूरत पड़ेगी, Cu2 प्लस से Cu प्लस का ई नॉट आपको दिया हुआ है 0.15 वोल्ट, ठीक है। दूसरा आपको ई नॉट ज़रूरत किसकी पड़ेगी, In3 प्लस से In2 प्लस की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास नहीं है, पर अपने पास क्या है, आपके पास है ई नॉट In3 प्लस से लेके In प्लस, इसकी वैल्यू आपके पास है -0.42 वोल्ट, और एक और वैल्यू है आपके पास ई नॉट In2 प्लस से In प्लस की, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू दी हुई है -0.40 वोल्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करना है। तो आपको वैल्यू चाहिए ये, तो आप क्या करो, पहले तो इसको पलट दो। इसको जैसे ही आप पलटोगे तो ई नॉट हो जाएगा In प्लस, और इधर आ जाएगा In2 प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का 0.44 वोल्ट, ठीक है। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड, और ये है थर्ड। तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो कि डेल्टा G3 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। तो माइनस, और फर्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज कितने का है बच्चों, थर्ड। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का चेंज अब आप बड़ी आसानी से सीधा देख सकते हो, 1 का चेंज है। यहाँ पे कितने का चेंज है बच्चों, 2 का चेंज है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 1 का चेंज है। तो माइनस NFE अब आप लगा सकते हो चाहो तो, बाकी मेरे हिसाब से आप सीधा भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। -1 इंटू एफ, और इसका ई नॉट हमें पता नहीं है, 3 वाले का पता करना है। फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में आपके इलेक्ट्रॉन कितने का चेंज है, 2 का चेंज है, 2 इंटू एफ, और इसका ई नॉट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है -0.42, ठीक है। और इसके साथ आप प्लस में लिखो कि दूसरे वाले का, तो माइनस में आपको इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है, 1 है, F की जगह F आ जाएगा, और ई नॉट इसका कितना दिया हुआ है -0.4, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट अपन यूज कर लेते हैं ताकि थोड़ा ऑर्गेनाइज दिखे। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करना है। ये माइनस कट के हो जाएगा प्लस, ये माइनस कट के हो जाएगा प्लस, ई नॉट और F से F आप उड़ा दो तो आपके आ गया -E नॉट सेल ई नॉट। आप वैल्यू भी रखना चाहो तो रख सकते हो, PB। अभी आप ई नॉट ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ई नॉट बराबर आ जाएगा 2 इंटू 0.42, 2 इंटू 0.084 प्लस, आप F से F काट चुके हो क्या, ये वाला कट कर देना, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 0.80 वोल्ट, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, हाँ 0.44 हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है ना। मैंने शायद नेगेटिव ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पॉजिटिव लिया है, 1 मिनट, अपने फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा -0.42, ठीक है। सेकंड के लिए +0.44 हो जाएगा ना, तो +0.44 ही तो लिया है हमने, नहीं नेगेटिव लिया था। एक बार थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं सेकंड पार्ट को, कोई दिक्कत नहीं है।
अपन -1 इंटू, कलर चेंज करते ताकि और क्लियर दिखे, -1 इंटू एफ इंटू 0.44, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है। अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा और आगे, ठीक है। तो ये माइनस में रहेगा, -0.44 वोल्ट आ जाएगा, ये आपके F से F कट जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो E नॉट आएगा आपके नेगेटिव ऑफ, अच्छा इनको इसमें से माइनस करोगे तो 0.40 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। 0.40 वोल्ट आ गया। अब आप क्या करो, ये आपका ई नॉट किसका आया है, तो ये आपके ई नॉट आया है IN3+ से IN2+ का, ठीक है। अब आप क्या करो, ई नॉट निकाल दो। ई नॉट सेल निकालने का तरीका आपको पता है, ई नॉट सेल यहाँ से निकालेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट, देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो Cu2+ से Cu+ माइनस हो जाएगा ई नॉट, ये वैल्यू आपके बच्चों नेगेटिव आएगी ना, क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी, और ई नॉट हो जाएगा आपके IN3+ से IN2+। ई नॉट सेल बराबर आ जाएगा, कॉपर का आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.15 वोल्ट, माइनस आप लिखोगे -0.40 वोल्ट, ठीक है। तो ये भी माइनस में है, तो ये माइनस और माइनस कट के हो जाएगा प्लस, तो 0.5 प्लस 0.40 वोल्ट, तो आपके 0.59 वोल्ट आंसर आ जाएगा ई नॉट सेल का, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आए तो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अपन और भी ढेर सारे सवाल करेंगे, मुझे लगता है अपने ये सवाल बहुत ज़्यादा ही है सवाल ही कर रहे हैं कब से, कोई दिक्कत नहीं है, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही बढ़िया है, ठीक है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल इज गिवन बिलो, ठीक है। Consider the given electrochemical reaction, the number of metal which oxidize Cr2O7 in aqueous solution is. करें इसको सॉल्व। आपको कुछ हाफ सेल्स दी हुई हैं, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, आप ही 1 मिनट इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक फिर मैं फिर करवाता हूँ। हाँ भाई बच्चों, यहाँ देखना, आपके पास कुछ रिएक्शंस दी हुई है और कुछ ई नॉट वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है। और ये कह रहा है कि Cr2O7 एक्वस सॉल्यूशन में उसको कौन कितने मेटल है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, है ना। तो इसका अपने को रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो इसका इन सब का अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा रिएक्शंस वगैरह लिख लेते हैं। आई थिंक इसका आंसर 1.33 से ज़्यादा कितने हैं, सॉरी इससे कम कितनी है, 3 है, ये 1 2 और 3, तीनों आंसर हो जाएंगे। चलो करके दिखा देते हैं, आपको बता देता हूँ मैं। Cr2O7 2- प्लस 14, अपन इसको सीधा ही वही देखते हैं ना, आपको मैं बता देता हूँ। ये आपको ई नॉट दिया हुआ है, Cr2O7 2- से Cr3+, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1.33 वोल्ट, साथ में आपको ई नॉट Fe3+ से Fe दिया हुआ है माइनस का 0.04 वोल्ट, और
ई नॉट Ni2 प्लस से Ni दिया हुआ है माइनस का 0.25 वोल्ट, और ई नॉट आपको दिया हुआ है Ag प्लस से Ag, ये दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, और एक ई नॉट आपको और दिया हुआ है, वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं ई नॉट Au3 प्लस से Au दिया हुआ है 1.40 वोल्ट। आपको एक बात पता है कि अगर ई नॉट रिडक्शन अगर कम है तो वो है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ई नॉट रिडक्शन कम है तो ऑक्सीडेशन होगा, और ठीक है, ई नॉट रिडक्शन कम होगा तो ऑक्सीडेशन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई देखना, ई नॉट रिडक्शन कम है तो आप ऐसे कह सकते हो कि इजी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ई नॉट रिडक्शन अगर हाई होता है तो रिडक्शन मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप इसमें बड़ी आसानी से कह सकते हो कि जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम होगा उन सब का रिडक्शन आसानी से होगा, ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, एक मिनट रुकना बच्चों। हेलो, हाँ बॉस, आया तो है रवि गौड़, हाँ नाम एडोज कहीं है शायद, गो गौड़ तो है पर रवि रो नाम रो ध्यान कर। हाँ बच्चों यहाँ देखना एक बार, तो ये इजी ऑक्सीडेशन होगा। अगर इजी ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब ये इन सब को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये इन सब को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। अगर देखो रिडक्शन पोटेंशियल इसका है ज़्यादा तो इसके कंपैरिजन में इसका हो जाएगा रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन होगा तो इन तीनों का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर देखो बच्चों, अगर दो आपके पास ई नॉट वैल्यूज़ है रिडक्शन की और दोनों को आप कंबाइन कर रहे हो तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका तो होगा रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका होगा ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, है कि नहीं, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इतनी सी बात है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। अब इसके बाद आपके सामने कुछ हाफ सेल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हाफ सेल मतलब वो पार्ट जो आधे सेल का होता है। इसका नाम है मेटल आयन हाफ सेल। क्या नाम है, मेटल आयन हाफ सेल। मेटल आयन हाफ सेल क्या होता है, इसमें एक मेटल की रॉड होती है,
मेटल के बच्चों क्या होती है, रॉड होती है, वो एक एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होती है जो उसका ही उसके सॉल्ट का ही सॉल्यूशन होता है, उसके एनायन का ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। मेटल रॉड इज इन कांटेक्ट ऑफ एक्वस, जैसे यहाँ पे है मेटल है एक एम, मेटल क्या है एम है, वो किसके कांटेक्ट में, एम एन प्लस के कांटेक्ट में, जैसे आपने देखा होगा जैसे Zn के साथ ZnSO4, ठीक है, ये मेटल है, ये मेटल का सॉल्ट है, Cu के साथ CuSO4, ये कॉपर है, ये कॉपर का सॉल्ट है, तो मेटल होगा और ये सॉल्ट से अपने को क्या मिलेगा, आयन मिलेगा ना। एक मिनट बच्चों, इनके बीच में एंड लगा देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, Zn से Zn2 और Cu से Cu2, ये मेटल है और ये मेटल का आयन है। मेटल और उसका आयन अगर कम प्रेजेंट है तो ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हाफ सेल देखेंगे, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। अब प्लेटिनम, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या होता है बताओ बच्चों, कि एक प्लेटिनम वायर होता है जो कांटेक्ट में होता है एक्वस सॉल्यूशन के कंटेनिंग मेटल आयंस इन ए टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो प्लेटिनम वायर इज इन कांटेक्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मेटल आयन इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे एक सॉल्ट है, इसमें Fe3+ प्रेजेंट होगा, Fe2+ प्रेजेंट होगा, Fe2+ Fe3+ से देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये देखो दो आयन है ना, दो आयन प्रेजेंट हो गए, एक ही मेटल, एक मेटल दो अलग अलग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। एक मेटल है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में या टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट या दो आयंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, लिखा जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट है गैस आयन। एक प्लेटिनम का वायर है, देखो बच्चों ये आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ एक प्लेटिनम का वायर होगा और यहाँ वो एक प्लेट के कांटेक्ट में होगा, ठीक है, और यहाँ से एक जो गैस है वो इंसर्ट की जाएगी, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये प्लेटिनम, ये आप वायर बोल दो, ठीक है, ये प्लेटिनम है, ये प्लेट है, ठीक है, और बस फिर इसके साथ क्या होंगे, जैसे ये आपके आप ऐसे, जैसे प्लेटिनम है वो सॉलिड है, उसके साथ H2 गैस होगी, ठीक है, और हो सकता है H2 गैस है वो चेंज होके H+ आयन बना रही हो, ठीक है, या फिर हो सकता है प्लेटिनम सॉलिड हो, वहाँ पे H+ आयन जो है वो H2 गैस में कन्वर्ट हो रहे हो। इसका मतलब गैस आयन में क्या होगा, एक गैस होगी और एक आयन होगा, और गैस किसी एक इलेक्ट्रोड के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। आपको भी पता है कि गैस कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, तो एक इलेक्ट्रोड या अपने को चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी, जो अपन मेटल के एक प्लेट या मेटल का एक वायर या मेटल की कोई रॉड या ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं जिसका नाम है रेफरेंस इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। इसमें क्या है कि ये बच्चों, ये वाला डायग्राम आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आप, एक मिनट, मैंने शायद डायग्राम नहीं बनाया, कोई बात नहीं, डायग्राम आपके लिए, ये जो डायग्राम है ये एग्जैक्ट सेम डायग्राम काम करेगा। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है, एक सॉल्यूशन है, 1 मोलर
H प्लस का सॉल्यूशन है, 1 मोलर H प्लस का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है बच्चों, एक और बात, इसके अंदर H2 हाइड्रोजन गैस है, और इस हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है होगा वो कितना होगा, 1 atm होगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक प्लेटिनम का वायर होता है जिसके, और एक ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इंसर्ट करवाई जाती है, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना होगा, 1 atm होगा, और H प्लस का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर होगी, ठीक है। तो बस इन बातों का, 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे हम, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये आप इसको देख लो, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक 1 मोलर H प्लस का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, थ्रू विच H2 गैस इज बबल्ड एट 1 बार। सॉरी मैंने 1 atm बोला था, एक्चुअल में 1 बार और 1 atm में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बट फिर भी क्योंकि हम स्टैंडर्ड बातें कर रहे हैं तो अपन बार ही लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। 1 बार प्रेशर होगा किसका, H2 गैस का, और द रेफरेंस हाफ रिएक्शन इज, हाफ रिएक्शन क्या मिलेगी बच्चों, अब रिएक्शन दो तरह से हो सकती है, क्या होगा बच्चों, देखना, H2 गैस जो है वो क्या करेगी, 2 H प्लस बनाएगी और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी, और ये एक्वस सॉल्यूशन का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। और इसका जो ई नॉट वैल्यू है, वो ई नॉट वैल्यू कितनी लेनी है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब इसका ई नॉट आपको 0 लेना पड़ेगा। आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से दुनिया में बाकी जितने इलेक्ट्रोड है उन सब का ई नॉट निकालते हो, जैसे मैंने आपको बोला ना, कॉपर का 0.34 होता है, जिंक का -0.76 होता है। ये वैल्यू मिली कहाँ से, कैसे मिली, तो ये वैल्यू ऐसे मिली कि आपने इन हाफ सेल्स को एक रेफरेंस या फिर आपने एक स्टैंडर्ड जिसको माना, जिसको आपने 0 माना, और उसके बाद जैसे आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो आपने बोला कि भाई जो भी वोल्टेज आ रही है वो हमारे दूसरे वाले हाफ सेल की वजह से आ रही होगी, क्योंकि इसका हाफ सेल का हमने जो ई नॉट वैल्यू मानी है या वोल्टेज माना है वो कितना माना है, 0 माना है, ठीक है। तो ये जो हाफ सेल रेफरेंस है ये हमारा एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। अगर अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पता है क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये वाली जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो आप ये बता सकते हो कि भाई यहाँ पे हमारा जो हाफ सेल है वो एनोड की पे होगा, और जो दूसरा वाला है वो एज ए कैथोड बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो उसको अपन शॉर्ट फॉर्म में SHE बोलते हैं। ये अगर एनोड की तरह बिहेव करता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वो 2H+ आयन बनाएगी एक्वस की फॉर्म में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी। और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करता है तो 2H+ आयन जो है एक्वस की फॉर्म में वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन खाएंगे और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो PT आपके लेफ्ट में लिखा हुआ होगा, ठीक है, एनोड है तो फिर आपने यहाँ पे लिखा H2 गैस, और H2 गैस लिखने के बाद आपने लिखा H+ आयन है किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। अगर आप कैथोड की तरह लिखते हो तो आपके पहले क्या आ जाएगा, पहले H+ आ जाएगा एक्वस की फॉर्म में, फिर आ जाएगी H2 गैस और फिर आ जाएगा प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है। पर एक बात का ध्यान रखेंगे, प्लेटिनम जो सॉलिड है, जो अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो हमेशा एक्सट्रीम वो या तो पूरा लेफ्ट में होगा या पूरा राइट में होगा। यहाँ पे लेफ्ट में है तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे किस में है, राइट में। एक तरफ लेफ्ट में, एक तरफ राइट में, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन? आई डोंट थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, फिर भी अगर है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।
एक सवाल आपके सामने है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज जीरो पोटेंशियल बिकॉज, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, क्यों? कि हाइड्रोजन इज इजियर टू ऑक्सीडाइज, नहीं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अज्यूम्ड टू बी जीरो, यस, ठीक है। होता नहीं है, होता नहीं है, हमने माना है, होता नहीं, हमने माना है। हमने इसलिए माना है ताकि हम बाकी दुनिया में जितने बचे हुए हाफ सेल है उनकी ई नॉट वैल्यू रिडक्शन की निकाल पाए या ऑक्सीडेशन की निकाल पाए, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट, कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड आपको एक मानना था, ठीक है। वी अज्यूम ई नॉट एच प्लस से H2 या फिर ई नॉट H2 से H प्लस इक्वल टू 0.00 वोल्ट, 0.000 वोल्ट, मतलब पॉइंटों में भी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। हम अज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सच में होता है, ये हमने माना है, ठीक है। तो जो भी आप मानोगे वो हो जाएगा। फिर है मेटल स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, है ना। ये देखो, ये एक मेटल है, मेटल देखो सिल्वर मेटल है, देखो ये सिल्वर मेटल है, और ये AgCl का इसके ऊपर पेस्ट है और KCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो, अगर आप यहाँ से देखते हो तो Ag है आपके पास, Ag के साथ साथ आपके पास AgCl है और आपके पास KCl है। KCl सॉल्यूशन है बच्चों, अगर आपके पास KCl का सॉल्यूशन है इसका मतलब आपके पास K प्लस का आयन होगा और Cl माइनस का आयन होगा, ठीक है। और ये जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो और जो आप पेस्ट ले रहे हो, इनके बीच में एक कॉमन आयन होना चाहिए, ठीक है। कॉमन आयन कौन होता है? यहाँ पे कॉमन आयन कौन है बच्चों? Cl माइनस है, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, लैंग्वेज जो लिखनी है लिखी हुई है, मेटल रॉड कोटेड विथ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल इज इन कॉन्टेक्ट विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनायन ऑफ सेम मेटल। तो एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का एक पेस्ट होगा जो एक मेटल की रॉड के ऊपर होगा, उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, उसको एक सॉल्यूशन में डिप करेंगे जिसके पास वही आयन होना चाहिए जो हमारे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आयन के पास होता है, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन यही है बच्चों, मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और फिर सॉल्ट का एनायन, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे मेटल कौन है? Ag है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट किसका है? AgCl का है, ठीक है। और उसके साथ आयन कौन सा लेंगे? ये। तो ये आपके पास सॉलिड है, ठीक है। ये आपके पास एक्वस हो सकता है, हाँ एक मिनट बच्चों, थोड़ा और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं। AgCl ये आपके पास एक्वस होगा और कॉमा Cl माइनस आयन आएगा, ये भी क्या होगा? एक्वस होगा, ठीक है। ये कब? जैसे एज ए, अगर ये एनोड है तो, सॉरी एज ए कैथोड है तो, ठीक है। चलो इसके प्रेजेंटेशन के बारे में आराम से बाद में बात करेंगे। अभी आपको ये समझ में आ गया कि इस दिखता कैसा है, इसमें होता क्या है, दिखता कैसा है और इसमें होता क्या है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं AgCl कैसे। अगर ये एनोड होगा तो आप ऐसे लिखोगे कि आप ऐसे लिखोगे AgCl Cl माइनस, और अगर एनोड होता है तो आप लिखोगे Cl माइनस AgCl और Ag, ठीक है। ये आपके लेफ्ट में रहना चाहिए और ये आपके राइट में रहना चाहिए, ठीक है। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, स्पेरिंगली सॉल्ट एनायन, ठीक है। ये आपके सामने वही सेम बात दोबारा रिपीट हो गई है, ठीक है। एक अब आपके पास सवाल है, KSP वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको अपन इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। आपको पता है अगर एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है तो उसके लिए अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं KSP,
ठीक है, आपको कुछ वैल्यू डेटा दिया हुआ है, एक आपको डेटा दिया हुआ है Ag क्या है, सॉलिड है, I माइनस एक्वस है, ठीक है, और आपको Ag I मिल रहा है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और इसके लिए आपको E नॉट दिया हुआ है 0.152 वोल्ट, और इसके ऑपोजिट, इसके अगेंस्ट आपको दिया हुआ है Ag से Ag प्लस, और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इसके लिए आपको E नॉट दिया हुआ है माइनस 0.80 वोल्ट। 2 0 लिख दो भले ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको बोल रहा है कि बताओ KSP जो है वो कितना होगा। ओके, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा बाद में करना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि अभी अपन थोड़ा ई सेल KSP के रिलेशन को नहीं पढ़ा है अपन ने, उसको बिना पढ़े इस क्वेश्चन को ट्राई करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। जो रिलेशन आपको पता होना चाहिए उसके बारे में मैं बता देता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, इतना अपन ने कर लिया है तो। देखो बच्चों, क्या है आपके सामने कि आपको पता होगा कि अपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने KSP के बारे में पढ़ा था। KSP क्या होता है, तो आयंस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, solubility product of sparingly soluble salt, ठीक है। तो अगर आपको AgI के लिए अगर आपको KSP चाहिए AgI का, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ Ag प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय I माइनस की कंसंट्रेशन। अब देखो बच्चों, Ag प्लस की कंसंट्रेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, और AgI और I माइनस की कंसंट्रेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आपको ये पता है कि भाई I माइनस और Ag प्लस की कंसंट्रेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो KSP और E नॉट के बीच में कोई रिलेशन है क्या, सबसे पहले रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। चलो देखते हैं। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम, और K इक्विलिब्रियम आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए KSP भी ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सही से लिख देते हैं, ठीक है। और अगर आप डेल्टा G करते हो तो डेल्टा G इक्वल टू हो जाता है माइनस NFE ई सेल, ठीक है। और अगर आप डेल्टा G नॉट अगर दोनों के लिए निकालते हो तो वही वो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। अब आप अगर इन दोनों को कंबाइन करते हो, प्लस RT ln आएगा ये, सॉरी, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने पे आप ये कह सकते हो कि 1 और 2, आप ऐसे बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 RT ln KSP इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, ठीक है। अब आप यहाँ से ln KSP इक्वल टू बोल सकते हो माइनस NF अपॉन RT E नॉट सेल, ठीक है। यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है उसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.303 RT अपॉन F, तो सॉरी थोड़ा आगे चलते हैं, है ना। अब एक और काम करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है, ln को अगर मैं लॉग में चेंज करता हूँ तो 2.303 लॉग KSP इज इक्वल टू माइनस NF अपॉन RT हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा E नॉट सेल, ठीक है। और आई थिंक आपको वैल्यू में 2.303 ऊपर दे रखा है RT अपॉन F, ठीक है। आप यहाँ पे ले आओ, E नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा 2.303। अगर अपन बच्चों
और ये आ जाएगा आपके आर टी अपॉन एन एफ और यहाँ पे आपके आ जाएगा log के एस पी। ठीक है, अब इसमें अगर अपन देखें तो इनकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.059 अपॉन में क्या आ जाएगा n आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा log के एस पी इक्वल टू क्या आ जाएगा ई नॉट सेल। ठीक है, अब मैं अगर log के एस पी लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ log के एस पी आपके आ जाएगा n ई नॉट अपॉन में 0.059। ठीक है, अब अगर मैं एंटी लॉग लेता हूँ तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी के एस पी इक्वल टू 10 की पावर एक मिनट बच्चों, सॉरी मैंने सिंबल में एक चेंज कर देते हैं, सिंबल आपके यहाँ पे भी आर टी नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके हो जाएगा 10 की पावर n ई नॉट अपॉन 0.059। ठीक है, ये आपके के एस पी का क्या आ गया बच्चों, फॉर्मूला आ गया। अब सॉरी, इस फॉर्मूले को अपन आराम से ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखो सॉरी यहाँ थे हम, आपको ई नॉट आपको दिया हुआ, ई नॉट पहले निकालना पड़ेगा, ई नॉट निकाल लेते हैं, ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो आयोडीन का क्या हो रहा है, यहाँ फर्स्ट वाले में ये एनोड है, दूसरा वाला क्या है, अच्छा दोनों में यही हो रहा है क्या, आई माइनस से आई जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये बच्चों अपना एज ए एनोड बिहेव करेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड, और ये कैसे बिहेव करेगा। अच्छा, अपन को ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें Ag प्लस और I माइनस दोनों राइट हैंड साइड में हो। ठीक है, चलो पहले इस क्वेश्चन की उलझन को सुलझाते हैं ताकि हम समझ पाएं। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखता हूँ Ag से Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ AgI कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में, थोड़ी राइटिंग भी ठीक कर लेते हैं यार, Ag सॉलिड में और साथ में I माइनस एक्वस में। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ तो, और एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होगा, AgI के साथ एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो यहाँ आपके एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, Ag सॉलिड से Ag सॉलिड कट जाएगा, आपके पास जो रिएक्शन बचेगी वो होगी AgI कन्वर्ट्स इनटू Ag प्लस I माइनस, ये भी आपके एक्वस है और ये भी एक्वस है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसी रिएक्शन के लिए KSP निकलेगा, तो आपने क्या किया है, फर्स्ट रिएक्शन को तो सीधा रखा है, सेकेंड रिएक्शन को उल्टा कर दिया। फर्स्ट रिएक्शन को सीधा रखा तो इसका ई नॉट भी कितना होगा, अगर अपन इस रिएक्शन के लिए देखें तो आप ई नॉट की वैल्यू भी सीधी सीधी बता सकते हो। ठीक है, इसके लिए ई नॉट कलर चेंज कर लेते हैं ना, इसके लिए ई नॉट हो जाएगा -0.800 वोल्ट, और इसके दूसरी वाली के लिए ई नॉट हो जाएगा प्लस का 0.15, प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस का 0.152। अब आप इन दोनों रिएक्शन के हिसाब से ये अगर बना रहे हो तो ओवरऑल, तो अब बस अब कुछ नहीं करना है, आप ई नॉट आप यहाँ से निकाल लो, ई नॉट सेल आपके आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पर। तो अब यहाँ पे अगर इन दोनों रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ये हो जाएगा एनोड, ये हो जाएगा कैथोड, तो कैथोड माइनस एनोड कर दो, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा -0.80, और इसमें एक मिनट
इसमें मेरा हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड हो जाएगा, तो ये -0.152 माइनस माइनस 0.80, इसको आप सॉल्व कर दो, -0.152 प्लस 0.80, इसमें से ये 800 में से 152 माइनस कर दो, 648 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 0.648, है ना, 0.648 पॉजिटिव का वोल्ट में। अब बस कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन पे आएंगे सीधा, है ना, यहाँ पे आ जाओ सीधा, यहाँ पे सीधा आके KSP की वैल्यू लिखो, KSP बराबर 10, n की पावर होगी 1, इलेक्ट्रॉन का चेंज 1 का ही था, ये आपके आ जाएगा E नॉट कितना आएगा, E नॉट आपके अपने अभी निकला 0.648, 0.648 डिवाइड में क्या आएगा 0.059, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड दोगे तो आपके आंसर लगभग 16 के आसपास आएगा, ठीक है। और 16 के पास आंसर आपके यही है ना, -16 आ जाएगा। KSP की वैल्यू आपको लगभग मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल सवाल है, सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको आज की क्लास बड़ी वो लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, ठीक है। और अपन ने काफ़ी कवर कर लिया है आज। इस फाइल को एक काम करते हैं, सेव कर लेते हैं, और फिर बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री कहाँ थे हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्चर 2, ओके, हो गया ये सेव। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।